नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी परिघटना है जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि इस समय अंतराल में या इतने समय बाद में ये वाला कण इसमें से एमिट होगा। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आज से 10 दिन बाद में अल्फ़ा कण जो है इस नाभिक से निकलेगा, या उसके 5 दिन बाद में बीटा कण निकलेगा, या कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो जो कुछ भी होगा वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन है यानी कि अनसर्टेनिटी है। तो एक नियम तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ा, अनसर्टेनिटी थी, तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स का रदरफोर्ड-सोडी का लॉ पढ़ा। अगर इसको दूसरे तरीके से भी निकालें, देखो फिजिक्स में कई प्रकार के मॉडल्स यूज़ आते हैं। क्लासिकल मॉडल भी है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी है, या स्टैटिस्टिकल मॉडल भी है। स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि हम जो जो भी घटनाएं हो रही है उसको स्टैटिस्टिकल मेथड से भी हल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहें कि एक रूम के अंदर गैस के खूब सारे पार्टिकल जो है वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो हम हर एक पार्टिकल को लेकर उसकी मोशन की स्टडी को सॉल्व करने बैठे तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क होगा कि हम ये पता लगाएं कि ये कण फला कण जो है ये किस समय कहाँ पर होगा। इसलिए वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ना तो वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स लगती है, ना वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स लगेगी। तो वहाँ पर सबसे बढ़िया जो फिज़िक्स लगती है या मैथमेटिकल कोई टूल है तो वो है आपकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या स्टैटिस्टिकल जो लॉज है वो लगेंगे। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के केस में भी यही है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक ऐसी घटना है जिसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा पार्टिकल कब निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लेंगे। तो स्टैटिस्टिकल टूल को किस तरह से यूज़ लेंगे उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। तो मान लीजिए, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और आपने ये पढ़ी ज़रूर है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक शब्द है जो ये बताता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। तो आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी, सिक्के को उछालोगे तो हेड आएगी या टेल आएगी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है ना। या एक पासे को फेंकोगे तो एक नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अंदाज़ा लगा के हम ये कह सकते हैं कि भाई इस घटना के होने का इतना प्रतिशत संभावना है। जैसे एक सिक्के को उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कहते हैं कि 50% है। तो ये 50% आया कहाँ से? ये हमने कई सारे मेज़रमेंट किए और उन सब का सम एवरेज लिया, तब जाके हमें 50% वो आंसर मिला है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैठ के सिक्का उछाला और मैं ये कहूँगा कि हेड ही आएगा, उसके भी 50% चांस है, श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी ये है कि हम ये कहें कि कोई नाभिक है और उसमें से कोई पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो उसकी कोई संभावना होगी, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम उस नाभिक के विघटन या नाभिक के जो डीके होने की कोई प्रोबेबिलिटी उसको पी मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि जो डीके कांस्टेंट है, जो आपकी जो डीके हो रहा है, क्षयिकता प्रायिकता है ना, डीके प्रोबेबिलिटी, उसको हम पी मान लें। तो पी जो है वो क्या है, वो नाभिक की आयु और उसके पूर्व इतिहास पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। भले वो नाभिक भले 10 साल पुराना है, 10 साल से वो जो है रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन हम ये फिर भी पता नहीं लगा सकते कि वो कौन सा पार्टिकल एमिट करेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ समय के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम टाइम गुजरता रहेगा और हम ये देखते हैं कि भाई टाइम निकलता रहेगा और इस घटना के होने की कुछ ना कुछ संभावना आपको मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि जो प्रायिकता है वो समय अंतराल डेल्टा टी पर निर्भर करता है। तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो P जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा वो डी के कांस्टेंट है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं कि वो सर्टेन नहीं है ना। तो P इक्वल टू लैम्डा डेल्टा टी, या आपकी इक्वेशन 1। अब प्रोबेबिलिटी होने की बात कर ली हमने, तो नहीं होने की क्या संभावना होगी? तो हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में नाभिक के डीके नहीं होने की भी कोई प्रायिकता होगी, उसको हम Q1 लिखते हैं। तो Q1 क्या हो जाएगा? 1 - P, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो नहीं होने की कितनी होगी?
जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करो, तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी। अगर कोई डी के 2 डेल्टा टी समय अंतराल में भी नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हमेशा प्रोडक्ट में आएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ऐड नहीं होती है, ये मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 1 माइनस पी तो हो जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर, 1 माइनस डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि पी की जगह हमने ये इक्वेशन ऊपर दे रखी है Q1 के अंदर, है ना। 1 माइनस पी इक्वल टू है 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। तो एन डेल्टा टी समय अंतराल तक क्षयित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पावर एन हो जाएगी। तो जो Qn है वो हो जाएगी 1 माइनस पी की पावर n और 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी टू द होल पावर n, समीकरण 2 मिलेगी। अब ये जो डेल्टा टी है, ये हमने डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल लिया है। अगर टोटल टाइम इंटरवल की बात करें टी की, तो वो हम उसको डेल्टा टी के n टुकड़ों में मान सकते हैं, यानी कि n डेल्टा टी का मतलब हुआ कि टोटल टाइम टी, क्योंकि डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस अप टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, इनको सम करोगे तो आपको n डेल्टा टी मिलेगा। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, t अपॉन n। तो जहाँ पर डेल्टा टी आ रहा था वहाँ लिख दिया हमने t अपॉन n, और इस इक्वेशन को हमने एक्सपांड किया बाइनोमियल एक्सपांशन से। तो Qn आपको मिलेगा 1 माइनस एन लैम्डा टी अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लैम्डा स्क्वायर। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन आपको अच्छे से आता है और आप कर लेंगे। तो Qn इक्वल टू आ गया आपके पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो कट रहा था 1 माइनस लैम्डा टी प्लस कुछ ब्रैकेट में आ रहा है, और ये हायर पावर 2 और 3 इस तरह से चल रहा है। अब ये देखिए कि जो आपका Qn है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता ना n कितना है, तो हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n अपॉन n ज़ीरो के बराबर होगा। ये ऊपर हमने कहीं लिखा है, Qn की जो सीमा होगी है वो n अपॉन n ज़ीरो तक जाती है, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो उस केस में ही ये बाइनोमियल एक्सपांशन वैलिड है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट जो लेफ्ट हैंड साइड का Qn है, लिमिट लगाने पर ये हो जाएगा n अपॉन n नॉट इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टी प्लस लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और माइनस का और प्लस का इस तरह से चलता रहेगा। तो जो राइट साइड में इक्वेशन आ रही है, ये जो पूरी टर्म आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको जब आप लिखेंगे तो ये मिलेगी आपको e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसको यूँ कह सकते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा टी का एक्सपांशन करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो इसलिए हमने इस पूरे की जगह लिख दिया e टू द पावर माइनस का लैम्डा टी। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी आ गया, और लेफ्ट साइड में n अपॉन n नॉट आ गया। तो n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपको एक इक्वेशन मिली। तो ये वही लॉ है जो रदरफोर्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स के बेस्ड पर बताया था, रेडियो एक्टिविटी विघटन का नियम। तो इसको हमने स्टैटिस्टिकल मेथड से भी डिराइव किया है।